हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट हमारा डिस्कशन टॉपिक था एसेप्टिक एरिया के बारे में, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एसेप्टिक एरिया, एसेप्सिस प्रोसेस, एसेप्टिक टेक्निक एंड स्टेराइल प्रोडक्ट। उसके बारे में हमने बेसिक डिस्कशन करा था और उसके बाद मैंने बताया था कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच जनरली अफेक्ट द एसेप्टिक टेक्निक और एसेप्सिस प्रोसेस और स्टेराइल प्रोडक्ट। जो भी जनरल फैक्टर्स है लाइक मैन मटेरियल, cleaning procedure, manpower behavioral, right? Design of the area. These are the various factors which generally affect my aseptic process or let's say aseptic technique or asepsis process और sterile products, right? So ये जनरल फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं। तो उसमें मैंने जो हमारा पहला वाला फैक्टर था एरिया, वो मैंने कवर कर दिया था। सो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में, आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा, जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, जो कि आज के टॉपिक में रहेगा हमारा क्लीनिंग, मैन पावर बिहेवियर, राइट? सो ये सब टॉपिक बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो अगेन, बिफोर आई वुड बिगिन, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट? सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, एसेप्टिक टेक्निक्स, राइट? एंड स्टेराइल प्रोडक्ट्स, obviously sterile products, right? So friend, what and all factor which generally affects my aseptic process or my aseptic technique, right? So there are some factors which, firstly I'll write it down, what are the main factors, like area, then cleaning procedures, right? Then comes behavior of manpowers who are working inside the aseptic area, right? Then cleaning agents, right? So these are the, then process, manufacturing, and other than manufacturing, like if it like washing, depyrogenation, right? Sterilization, batch preparation. These are the various procedures which are generally used with respect to sterile formulation in order to support the entire manufacturing process, right? So friend, these are the key factors, right? Key factors which generally affects my entire aseptic operation, right? So already we had covered this area part, right? As you all know, if yet you have not seen that video, you can go in my comment, in my video section, and you will find that previous part of this video, right? In this video we will cover the cleaning procedure and the rest of the key factor, right? So आइए, ओके। सो फ्रेंड्स, क्लीनिंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। What are the cleaning procedures, and as well as what are the cleaning agents, or let's say disinfectant agents, which are generally used inside the aseptic area in order to achieve the cleaning objective, right? Okay, so सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग प्रोसीजर्स। सो क्लीनिंग प्रोसीजर की बात करते हैं जब एसेप्टिक एरिया में, तो आप लोगों ने बकेट सिस्टम, बेसिकली क्या होता है स्टेराइल एरिया की जब हम क्लीनिंग करते हैं, 3 बकेट 4 बकेट सिस्टम बेसिकली हम पैटर्न यूज करते हैं। एंड अब मैं बताऊंगा कि 3 बकेट एंड 4 बकेट सिस्टम होता क्या है क्लीनिंग प्रोसीजर में, राइट? जो कि एसेप्टिक एरिया में हम जनरली यूज करते हैं। 3 बकेट सिस्टम, 4 बकेट सिस्टम। अब ये क्या होता है 3 बकेट एंड 4 बकेट, क्या होता है बेसिकली? इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जस्ट एक डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं। 3 बकेट केस में, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। सपोज करिए एक आपका बड़ा सा पॉट है, राइट?
एक बड़ा सा आपकी ट्रॉली है, ठीक है, उसमें तीन अलग अलग हमने मतलब जो भी ऐसे मतलब पॉट रखे हुए हैं जिसमें कि हमारा अलग अलग क्लीनिंग यूटेंसिल्स है। लाइक सपोज पहला वाला क्या रहेगा, वो बिल्कुल ड्राई रहेगा, राइट, ड्राई और लेट से एम्प्टी फॉर वेस्ट, ठीक है, राइट। दूसरे में क्या रहेगा हमारा W5 जो कि सॉल्वेंट है वो रहेगा, ठीक है, फिल्टर W5। एंड तीसरे में क्या रहेगा मेरा, क्लीनिंग एजेंट रहेगा, ठीक है। एक ट्रॉली रहती है, जो लोग एसेप्टिक एरिया में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, दे विल गेट टू नो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर, राइट। उन्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली क्या होता है, एक ट्रॉली रहती है, ठीक है, जस्ट एक ट्रॉली, सपोज करिए कि ये एक ऐसी ट्रॉली है, राइट, उस पर ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। एक क्या है, बिल्कुल खाली है पॉट, ठीक है, तीन अलग अलग उसमें तीन अलग अलग मतलब अलग अलग कंटेनर है। एक हमारा ड्राई कंटेनर है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ 3 बकेट सिस्टम की, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा 4 बकेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक खाली मॉप होता है, एक में हमारा W5 रहता है, राइट, फ्रेश W5 और फिल्टर W5, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड थर्ड में क्या होता है, हमारा क्लीनिंग एजेंट होता है, जो भी हमारा उस एसेप्टिक एरिया के हिसाब से जो भी हमारा जो क्लीनिंग इंटरवल और क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं अलग अलग डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स को लेके, उसके हिसाब से जो भी हमारा मतलब वीक का जो भी डे रहेगा, उस डे के हिसाब से जो भी हमारे प्लांट की डिफाइंड रेसिपी रहेगी, उसके हिसाब से जो भी क्लीनिंग एजेंट हमें आइडियल यूज करना है वो क्लीनिंग एजेंट इसमें रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉप, ये जो खाली वाला है इसमें आपका ड्राई मॉप भी रहता है, ठीक है, लिंट फ्री, आपको पता ही होगा। The mop which we are using inside the aseptic area for the cleaning purpose, that should be lint free, green lint free generally we are using, right? So lint free जो हमारा mop रहेगा ना, या फिर डस्टर, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है, उसको क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारा फ्रेश W5 वाला है उसमें डिप किया, ठीक है, डिप किया। आप सपोज करिए ये मेरा एक, मान लीजिए ऐसे कोई सरफेस है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो आपको जो बहुत ही की पॉइंट जो आपको याद करनी है, हमेशा जैसे सपोज ये आप ऐसे मॉप है ना, तो आप मॉप जब भी आप लगाओगे ना, तो हम जैसे सपोज को ऐसे समझाता हूं आपको, ये हमारा मॉप है, ठीक है, और ये मेरा क्लीनिंग सरफेस है, ठीक है। तो आप अगर आपने ऐसे मॉप लगा दिया मतलब, अब मतलब हमेशा आपका शुड भी मतलब वन डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपने रिपीटेड नहीं होगा, अगर आपने ऐसे मॉप को लगा दिया ना, ठीक है, तो आप उसको फिर ऐसे वापस उसको रिटर्न नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि सपोज करो एक बार आपने मॉप को ऐसे लिया और ऐसे मतलब उसको मॉपिंग की अपने सरफेस की, ठीक है, और अब मॉपिंग की तो जो भी आपका डस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो आपके मॉप पे आ गया। अब आप ऊपर से फिर उसको नीचे ले आओगे तो डेफिनेटली हुआ क्या, जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं आप आ गए। इसलिए क्या होगा, ये वन डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए हमेशा जो भी मॉप रहेगा, तो एक बार जैसे हमारा मॉप है ना, जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे ये हमारा मॉप है, ठीक है, तो सपोज करो ऐसे में समझिए, ठीक है, अब ये मेरा मॉप है, ठीक है, तो आप ऐसे अगर क्लीनिंग कर रहे हो तो आप हमेशा मतलब आपने मॉप डिप किया फ्रेश W5 में, आप ऐसे मॉप लिया और ऐसे उसको चला दिया, ठीक, और फिर क्या किया, फिर उसके बाद उसको लिया और जो आपका ड्राई वाला आपका एम्प्टी पॉट है, एम्प्टी कंटेनर है, उसमें उसको स्क्वीज किया, राइट, और फिर क्या किया, फिर जब स्क्वीज किया, फिर क्या किया आपका, फिर अपने W5 वाले जो कंटेनर है उसमें आपको डिप किया, ठीक है, फिर एक बार फिर दोबारा स्क्वीज किया, और फिर आपको फ्रेश क्या किया, फ्रेश उस बाद जो हमारा क्लीनिंग एजेंट वाला जो हमारा कंटेनर है उसमें उसको डिप किया, और फिर उसी सरफेस को फिर अगेन उसको मॉप करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुई मेरी, पहले आपकी मतलब ड्राई क्लीनिंग हो गई, फिर आपका मतलब W5 से क्लीनिंग होगी सॉल्वेंट से, ठीक है, उसके बाद से फाइनली आपके क्लीनिंग एजेंट जो हमारा है उससे आपको फाइनली आपका डिसइंफेक्टेंट हो गया आपका, राइट। तो ये बेसिकली हमारा होता है 3 बकेट सिस्टम, समझ गए आप। एक हमारा रहेगा ड्राई कंटेनर जो कि जनरली वी आर यूजिंग फॉर डिस्पोजिंग माय वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर कंटेनर, राइट। उसके बाद हमारा होगा एक दूसरा कंटेनर फ्रेश W5 कंटेनर, और तीसरा मेरा हो गया हमारा क्लीनिंग एजेंट वाला कंटेनर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा 3 बकेट सिस्टम होता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक मेरा 4 बकेट भी होता है, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 4 बकेट में क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 बकेट में क्या होगा, 4 बकेट सिस्टम में क्या होता है, एक तो आपका ड्राई वाला रहेगा एम्प्टी वाला, ठीक है, दूसरे में आपका W5, तीसरे में आपका क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। और इसमें एक एडिशनल क्या कर देते हैं हम, ठीक है,
कि एक तो आपका ड्राई वाला और एक हमारा जो वेस्ट जो हमने बार बार जो मॉप को हम एक बार W5 में डिप कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, फिर आपका जो हमारा एजेंट है, आपका क्लीनिंग एजेंट, उसमें डिप कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो एक हमारा एक एडिशनल कंटेनर हम रखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि मतलब उसमें क्या करते हैं कि जो एक हमारा ड्राई वाला है उसको तो एक अलग उसमें केवल ड्राई मॉप रहेगा, ठीक है, और एक हमारा एक सेपरेट कंटेनर रखते हैं फॉर वेस्ट मटेरियल, जिसमें केवल आपको जो भी अलग अलग क्लीनिंग के बाद और डिसइंफेक्टेंट एजेंट से मॉपिंग करने के बाद जो फाइनल वाला जो मेरा कंटेनर है, उसमें जो इंटायर क्लीनिंग एजेंट का और फ्रेश W5 से क्लीन करने के बाद जो भी वेस्ट निकला, उस वेस्ट को हम यहाँ पे स्क्वीज करते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है आपका 3 बकेट और 4 बकेट सिस्टम। सो ये पैटर्न हम यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग प्रोसीजर विच आर जनरली यूज्ड विद इन द एसेप्टिक एरिया, राइट? ओके, अब जब क्लीनिंग होगी तो अब क्लीनिंग में आप एक तो अपने क्लीनिंग कर दी, मैंने आपको बताया कि बकेट सिस्टम जो पैटर्न यूज करके हम जो क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं या फिर लेट्स से डिसइंफेक्टेंट एजेंट जो भी यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसेप्टिक एरिया बेसिकली, तो उसके लिए क्या सिलेक्शन करने के लिए क्या रेशनल होता है? व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड सेलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर क्लीनिंग एजेंट विच आर गोइंग टू बी यूज इनटू माय एसेप्टिक एरिया, राइट? सो बताता हूं हाउ टू सेलेक्ट क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो जनरली एक तो आपको क्या रहेगा कि जो जनरली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, मैं आपको दोनों पहलू बताता हूं कि बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में जनरली हम कैसे अडॉप्ट करते हैं और साइंटिफिक रेशनल क्या हो सकता है। तो एक तो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, इसमें क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा अलग अलग मतलब मोनोग्राफ्स, जो भी हमारा गाइड रेगुलेटरी एजेंसी है या फिर जो भी हमारे यूएसपी मोनोग्राफ्स है, तो अलग अलग मोनोग्राफ्स में क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में जो भी जनरल क्लीनिंग एजेंट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है एंड विच कैन बी यूज इनटू माय एसेप्टिक एरिया फॉर द क्लीनिंग ऑपरेशन, राइट? तो एक तो उस रेफरेंस के बेसिस पे हम क्लीनिंग एजेंट डिसाइड करते हैं, राइट? जैसे कि बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे कॉम्बाटान हो गया, कॉम्बाटान DS, ठीक है। फिर आपका टिपॉल भी कभी कभी यूज कर लेते थे, बट अभी नाउ डेज टिपॉल इज ऑलरेडी टिपॉल हैज गॉट बैन, राइट? सो टिपॉल अभी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ठीक है। फिर आपका डिटॉल भी कभी कभी यूज करते थे, सेवलॉन, राइट? these are various cleaning agents which are generally being used within the aseptic facility which are being saturated into the pharmaceutical industry, right? So अभी जो मेन क्वेश्चन जिस पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि सपोज करिए कि मंडे टू सैटरडे का मेरा वीक है, राइट? 6 डेज का वीक है, संडे ऑब्वियसली अगर ऑफ पकड़ लें, ठीक है। तो अगर 6 डेज का वीक है, राइट, 6 डेज अ वीक है, वर्किंग वीक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, 6 डेज वीक, राइट? तो इसमें सपोज करिए कि मंडे को आपने अगर डिटॉल अगर आपने अपने एसओपी में डाल दिया कि ऑन मंडे ऑन एवरी स्टार्ट ऑफ द वीक ऑन मंडे डिटॉल विल बी यूज्ड फॉर द क्लीनिंग पर्पस, राइट? आपने एसओपी में डाल दिया, ठीक है। तो ट्यूसडे को आप सेवलॉन क्यों ले रहे हो, ठीक है? या फिर ऐसे भी होता है, या तो आप देखोगे कि बेसिकली आप रिस्क असेसमेंट करोगे और जो भी आपका एरिया की क्रिटिकलिटी है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके हिसाब से जो रिस्क असेसमेंट का जो भी आउटकम होगा उसके हिसाब से आप क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी मतलब एजेंट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो। नहीं तो क्या होता है कि डिटॉल आपने सपोज करी, नॉर्मली होता क्या है, जो अगर हम एक्सटेंसिव आरए की अगर बात करें तो होता क्या है कि सपोज करिए कि अगर सपोज करिए कि एक महीना कोई भी मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो उस मंथ में आप सपोज करो 1 से लेकर 7 तारीख तक, ठीक है, या फिर 15 तारीख तक, ठीक है, 1 से 7 या 15 तारीख को अगर आपने डिटॉल यूज कर लिया, ठीक है, तो जब 16 तारीख आएगा मंथ का, तो देखा होगा आपने, जो लोग एसेप्टिक से जुड़े हुए उनको पता भी होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जैसे 16 स्टार्ट होता है ना, तो डिटॉल के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, नाउ डिटॉल शुड बी चेंज, नाउ वी शुड अडॉप्ट अनदर क्लीनिंग एजेंट। व्हाई? लेट्स से 16 से मेरा आ गया कॉम्बाटान DS, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा आज कि क्यों, व्हाई इट इज
दिस प्रैक्टिस जनरली शुड बी अडॉप्टेड और व्हाई इट इज देयर, राइट? क्या रेशनल इसका? बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स कि कोई भी बैक्टीरिया है ना, ठीक है, अब उसमें अलग अलग आ जाएंगे, जैसे अगर सीरियल प्रोकैरियोट हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल, फिर आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। बेसिकली आपको पता ही होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी में सेल वॉल होता है, किसी में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें सेल वॉल होगा डेफिनेटली वो ज्यादा टाइम, क्योंकि सेल वॉल ऑलरेडी है। तो अगर आपने अगर सुपरफिशियली, अगर सपोज करो ये हमारा क्लीनिंग सरफेस है फ्रेंड, ठीक है, उसकी अगर सपोज करो सुपरफिशियली अगर आपने बैक्टीरिया को यहाँ से रिमूव भी कर दिया, सेल वॉल तो है इसका, तो डेफिनेटली इसके अंदर ससेप्टिबिलिटी है, ये फिर से ग्रो करेगा। तो बेसिकली इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हम क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, तो अगेन यहाँ पे एक और टर्म आता है, जब भी क्लीनिंग एजेंट की आप बात करते हो ना, या फिर डिसइंफेक्टेंट की बात करोगे, तो दो टर्म आते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म की बात कर रहा हूं। एक होता है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी जो डिलीवर करता है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बैक्टीरियासाइडल। एक क्या करता है, इनहिबिट, सुपरफिशियली एक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है कि जो भी ग्रोथ सुपरफिशियली है उसको क्या करेगा, टेम्परेरी उसको मतलब बिल्कुल रिमूव कर देगा, आपको देख लिया बिल्कुल चकाचक क्लीन हो गया, बट एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा। बट वो एक्चुअली जो उसके सोर्स है, सोर्स तक ये नहीं जा पाता, ये प्रॉपर्टी का जो भी डिसइंफेक्टेंट एजेंट होगा वो इस प्रॉपर्टी तक पहुंच ही नहीं पाता। उसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर सेल वॉल को रप्चर करना है तो आपको ये लेना होगा। ये बेसिकली क्या करता है, किल करता है, किल द सेल वॉल। सुपरफिशियली तो क्लीन करेगा ही, सेल वॉल को भी रैप्चर कर देगा, यहां पे अटैक करेगा, पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर देगा सेल वॉल को, ठीक है। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था कि जो क्लीनिंग, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया है ना मेरा, तो सपोज करिए कि 1 से लेके 15 तारीख तक या लेट से 10 तारीख तक, अगर आपने सपोज करो डेटॉल यूज करा है या फिर सेवलॉन यूज करा है लेट से, ठीक है, तो अगर एक दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, 4 दिन करा, 5, 6, 7, 8 जो भी आप पकड़ना चाहो करा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा ना, कि ये क्या करेगा, जो इसकी एक्यूरेसी होगी ना बेसिकली वो 100% होगी, ठीक है। फिर मान लो पहले दिन मान लो आपकी 100% है, ठीक है, दूसरे दिन आपका 99 पॉइंट समथिंग है मान लो, फिर आपका 98 करके ये बिल्कुल ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। एज द डेज ऑफ क्लीनिंग विद द सेम एजेंट गेट्स इंक्रीजेस, the susceptibility, ability of that particular microorganism, or let's say that particular bacteria also gets increases, right? So इसीलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ये क्या करता है, रेजिस्टेंसी डेवलप कर लेता है, आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो उसी रेजिस्टेंसी जो डेवलप करता है बैक्टीरिया, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया सोचता है कि हम बहुत होशियार है, हम बहुत चालू है, तो हम उससे भी ज्यादा एक स्टेप आगे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिटॉल जिसके खिलाफ तुमने रेजिस्टेंसी डेवलप करी ना, उसको ही हम खत्म कर रहे हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, शुद्ध भाषा में समझिए, ना रहा ये एजेंट, ना तुम रेजिस्टेंसी डेवलप करोगे, अब तुम करो डेवलप, हम दूसरा ले आए, राइट? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले कि बैक्टीरिया फुल्ली रेजिस्टेंसी डेवलप करे, हम उस एजेंट को ही बदल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 से 10 तारीख तक मान लो, वो तो डिपेंड करता है, आप प्लांट की एसओपी पे है, आप ये मत समझना। बहुत सारे लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे मेरे प्लांट में तो 15 दिन तक यूज होता है एक ही एजेंट, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आरए आउटकम पे, कैसा आपकी जो आपका एरिया आपने डिजाइन करा है, उस एरिया में जो भी आपने मतलब वायबल मॉनिटरिंग करी होगी, उसके हिसाब से जो आपको रूटीन में जो काउंट मिलते होंगे, उस काउंट में बहुत सारे मतलब माइक्रो फैक्टर को कंसिडरेशन में रख के और एरिया के डिजाइन को कंसिडरेशन में रख के हम आरएस असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके आउटकम के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो क्लिनिक की जो एजेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने की, उसे 10 दिन रखना है, 5 दिन रखना है, 7 दिन रखना है या 15 दिन रखना है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन योर प्लांट इंटरनल प्रोसीजर, राइट? सो डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। तो हमने क्या किया, आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या किया, हम अपना एजेंट चेंज किया हमने। अब हम क्या कह रहे, 10 तारीख तक हमने मान लो डिटॉल यूज किया था,
11 तारीख से हम क्या करेंगे, हम सेवलॉन ले आए या फिर हम कॉम्बाटान डीएस ले आए। फिर अगेन वही बात होगी, फिर ही 10 दिन बाद, अब मान लो 11 से लेके, मान लो हमारे प्लांट की सोच बोलती है कि 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक हमें सेवलॉन यूज करना है, फिर कॉम्बाटान डीएस होगा। फिर आप बोलोगे फिर होगा तो बैक्टीरिया ऐसे भी कर लेगा, तो फिर बदल देंगे। बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दिस ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, हम करते रहते हैं इसको, हर महीने में ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पहले कुछ ले आएंगे, पहले कुछ ले आएंगे, फिर मतलब कभी, मतलब बेसिकली हमारा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पर्पस ये है, किसी भी एक क्लीनिंग एजेंट को हम एक कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम तक हमको यूज नहीं करते हैं, बीच में हम ब्रेक मतलब चेंज करते रहते हैं, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली उसकी जो रेजिस्टेंस डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी है, उस बेसिकली उस प्रोबेबिलिटी को, उस लाइक्लीहुड को हम वहां पे हम उसको इनहिबिट कर सके, उसको खत्म कर सके, राइट। सो ये मेरा बेसिकली साइंटिफिक रेशनल है, राइट। ठीक है, ओके। अब यहां पे जो मैं क्लीनिंग की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स ना, वो बेसिकली मैं एरिया क्लीनिंग की बात कर रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज। क्योंकि अगर मैं प्रोसेस क्लीनिंग की बात करूंगा तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में शायद पहले बताया भी आपको, सीआईपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी, अगर मैं एसेप्टिक एरिया में जो भी मेरे लिक्विड इंजेक्शंस होते हैं, तो लिक्विड इंजेक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसी केस में मैंने सीआईपी के बारे में एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि सीआईपी फंक्शन, हाउ जनरली द सीआईपी फंक्शन वर्क्स, एंड व्हाट एंड ऑल प्रोसीजर वी आर यूजिंग while performing any CIP of any tank, and what and all sampling techniques we are using. That all I already told you, and already we had discussed, right? You can go on that video and you can see whatever you want to see, right? So ये हमारा हो गया क्लीनिंग। ओके, अब हम आ जाते हैं अच्छा, इस जो मॉपिंग की है ना, अब बेसिकली क्या होता है कि ये जस्ट मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताया। अब आप ये मत सोचना कि मतलब जो मॉपिंग बकेट सिस्टम है, इसके अलावा तो हम तो बड़े बड़े, जो आपके बड़े बड़े स्टिक मॉपर होते हैं वो भी यूज करते हैं, डेफिनेटली यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली उसका पर्पस वही है। जैसे मान लो आप जैसे ऐसे होता, मान लो ऐसे है, कुछ इस तरह का होता है मॉपर, राइट। मेरा मॉपर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो क्लीनिंग का जो पैटर्न है वो ऐसे ही रहेगा। मॉप रहेगा ना, तो सपोज करो आपने ऐसे मॉप करा ना, तो फिर उस प्लेस को ही फिर वो रिटर्न नहीं ले आना। फिर आपको जो भी इसका मतलब इसका स्क्वीज करने का जो प्रोसीजर होगा, जो भी आपका बकेट सिस्टम है उसको ले आकर वहां पे उसको जो डर्टी पार्ट जिसको आपने सरफेस क्लीन किया उसको वहां स्क्वीज करोगे, फिर दूसरे सरफेस पे फिर आप ऐसे लेके जाओगे, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो सपोज करो इस एरिया को आपने ऐसे मॉप करा, तो फिर आप उसको ऐसे मत लेके आओ। यहाँ पे जो भी इसका डस्ट पार्टिकल जो इस पे लगा है सरफेस का, उसको स्क्वीज करो, उसको क्लीन करो, फिर आप दूसरी जगह पे फिर ले आके फिर आप ऐसे ऐसे करो, राइट। हमेशा एक ही डायरेक्शन फॉलो करना है, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, राइट। सो ये है हमारा क्लीनिंग का। अब हम आ जाते हैं बिहेवियर। थर्ड फैक्टर जो मेरा है बिहेवियर ऑफ मैन पावर्स, राइट। अच्छा, बिहेवियर मैन पावर्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि सपोज करिए कि एसेप्टिक एरिया के बारे में बोला गया है कि अगर सपोज करिए, क्योंकि हम ये प्रेडिक्ट भी करते हैं और ये सही बात भी है कि जो 95% जो कंटामिनेशन होता है दैट आर जनरली बीइंग जनरेटेड बाय ह्यूमंस। प्रैक्टिकली प्रूव है, साइंटिफिक प्रूव है ना ये चीज, ऐसा कुछ कहीं किसी ने बोल नहीं दिया, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया, राइट। तो अगर सपोज करो आपकी अगर 95% अगर कंटामिनेशन ह्यूमन से जनरेट हो रहा है, तो अगर हम ह्यूमन को ही कंट्रोल, अगर ह्यूमन जो हमारा यूज कर रहा है, जो हमारा मैन पावर हमारे एसेप्टिक एरिया में जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए, अगर उसको ही हम, अगर उसके बिहेवियर को या फिर जो भी उसके सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है, जो कि वो मैन पावर दे, जो भी पोटेंशियल सोर्सेस होंगे कंटामिनेशन के, अगर उन सोर्सेस को ही हम अच्छे से अच्छे से ही उसको टारगेट करें और अच्छे से मिटिगेट करें उन सोर्सेस को, मतलब कि जैसे कि कंटामिनेशन ना हो पाए, तो 95% प्रॉब्लम तो मेरी ऐसी सॉल्व हो गई। तो इसीलिए एसेप्टिक एरिया में जो मैन पावर का बिहेवियर होता है, राइट, इसमें आपका पर्सनल एंड हाइजीनिक वगैरह ये सब भी आ जाता है। तो अगर वो सब अगर हमने अच्छे से, अगर हमने उसको मतलब टारगेट कर लिया और मिटिगेट कर लिया, राइट, तो 95% कंटामिनेशन तो मेरा वैसे ही खत्म। अब रही बात 5% की, वो मेरा प्रोसीजर्स वगैरह हो, क्लीनिंग प्रोसीजर, मशीन्स हो गई, प्रोसेस हो गया, तो वो सभी हम टैकल इजिली कर लेंगे। बट जो हमारा मेन है, जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सोर्स है, वो मेरा 95% है, वो ह्यूमन है। तो बेसिकली इसलिए बिहेवियर ऑफ मैन पावर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एसेप्टिक ऑपरेशंस, राइट। सो आइए बताता हूं।
सबसे पहले अगर इसको हम सब पार्ट में इसको मैं बाइफरकेट करूं तो सबसे पहले आ जाएगी पर्सनल हाइजीन। इसमें वही है जो जो आपने शेड्यूल लैब में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जैसे नेल्स क्लीनिंग, हेयर, बियर्ड, वेल ट्रिम्ड, राइट, properly washed, washed, take bath properly and of course daily। ठीक है, ओके। जो भी आप पर्सनल बिलोंगिंग्स है आपके, ये तो आपको वैसे ही, आपको जब आप प्लांट में एंटर करते हो तो पहले ही आपको बुलाया जाता है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है, ठीक है। शुड नॉट बी देयर, बी देयर आई मीन टू से इनसाइड द सेप्टिक एरिया, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे अब जब आप पर्सनल हाइजीन में, तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बिहेवियर, अगर हम दूसरी बात करें कि पर्सनल बिहेवियर, ठीक है, तो पर्सनल बिहेवियर में क्या हो सकता है, नो हॉर्स राइडिंग, नो नॉइज, नॉइज आई मीन टू से बिल्कुल साइलेंट नहीं रहना है, बात करनी है बट बिल्कुल एकदम बिल्कुल कूल काम, एकदम स्लोली, राइट, स्लो टॉक, राइट, नो हॉर्स राइडिंग। देन नो एनी डिजीज कंडीशन, ये तो आप बेसिकली आपका इधर आ जाएगा, ये आपका पर्सनल हाइजीन में आ जाएगा कि अगर आपको कोई डिजीज कंडीशन है तो आपको मतलब अलाउड नहीं है आपको, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल बिहेवियर में अगर मैं बात करूं तो एक, आपको ज्यादा तेज दौड़ना नहीं है, आराम से बात करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम हमें ये ट्राई करना है कि लीस्ट इंटरवेंशन हो हमारा, जो भी हमें मैनुअल इंटरवेंशन है उसको मैनुअल इंटरवेंशन विद द प्रोसेस, जब तक जरूरी ना हो तब तक मैनुअल इंटरवेंशन को अवॉइड करें, राइट, शुड बी अवॉइडेड, शुड बी, ये सब अलग अलग फैक्टर्स है, जब तक जरूरत ना हो। अब आप बोलोगे कि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो तो काम कैसे होगा, ऐसा नहीं है, मतलब आपको मतलब अननेसेसरी नहीं, जैसे सपोज करें कि फीलिंग ऑपरेशन हो रहा है, राइट, मैं आपको समझाता हूं। ये मान लो आइसोलेटर है आपका, ठीक है, ये मान लो हेप्पा है और नीचे ये फीलिंग एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, और ये आपका डोर है, ठीक है, और ये आपका रैप सिस्टम लगा हुआ है, यहां से आपका ग्लव्स है, ठीक है। अब जब सपोज करो कि मान लो, जैसे मान लो फीलिंग एक्टिविटी, मान लो ये टर्न टेबल है, मान लो ड्राई पाउडर की बात करें, टर्न टेबल है, यहाँ पे वायल है, ऐसे मान लो घूम रही है, ठीक है, ये आपका घूम रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से आपका फीलिंग हुआ, फिर आपका ये आगे सीलिंग टर्न टेबल पे आ गया, अगर आपका सेम ग्रेड है, ठीक है। तो मान लो अननेसेसरी, मान लो कोई वॉयल अगर आपका फॉलन हो गया, ठीक है, तो मान लो ठीक है, तो आपको जब आपको लगे कि उस एक सबसे पहले आपको मान लो रैप से आपने हाथ डाला, ठीक है, और आपको फोर्सेप्स आपके पास है, फोर्सेप्स से उस वायल को निकाला, बट अननेसेसरी आपको फिर आपको लग रहा है एक वायल निकाला, फिर उसके बाद ही बार बार इशू आ रहा है, ये आ रहा है, और कुछ मतलब ड्यूरिंग एसेप्टिक ऑपरेशन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बार बार इंटरवेंशन जरूरी, बट अनटिल अनलेस कि जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा आपका जो आपका ऑपरेशन है वो हैम्पर नहीं हो रहा है, तो आपको मैनुअल इंटरवेंशन को अवॉइड करना है, राइट, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा था। उसके अलावा जैसे मान लो अंडर, मतलब अगर आइसोलेटर नहीं है मान लो मेरा, अगर सपोज करो मेरा रैप सिस्टम नहीं है, रैप्स क्या होता है वो भी एक मैं बता देता हूँ अभी। रैप्स बोले तो ओ रैप्स एंड सी रैप्स, ठीक है। अगर ये ना बेसिकली क्या है, ये ओपन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस बैरियर सिस्टम, सी बोले तो क्लोज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस बैरियर सिस्टम, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इट जनरली प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, राइट, एंड कंडीशन इन विच माई
it acts as a barrier between the working manpower and between the product and between the ऑपरेशन जहां पे एक्चुअली हो रहा है और जो मैन पावर काम कर रहा है उसके बीच में एक एक्सेस बैरियर काम करता है, जिससे क्या होता है कि क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइडेबल जो भी अननेसेसरी क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है प्रोबेबल, उसको अवॉइड करता है बेसिकली ये रैप सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जहां मेरा रैप्स नहीं है, जहां पे मेरा बिल्कुल डायरेक्ट अंडर एलएफ ही फीलिंग हो रही है, डायरेक्ट ऐसे एलएफ है, ठीक है, ऐसे एलएफ है और यहाँ पे आपका फीलिंग ऑपरेशन हो रहा है। डेफिनेटली ये एक रूम में ही है बट अंडर एलएफ आपकी फीलिंग हो रही है, ठीक है, बट रैप्स नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपका ऑपरेटर वो नहीं होता, वो कर्टन सिस्टम है मान लो, ठीक है, ऐसा कर्टन होता है, स्टाइल वो कर्टन होता है जो कि आपका बेसिकली जो जो हमारा एयर की लैमिनिटी है उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कंपनियां ये कर्टन यूज करती है, ठीक है। अब इस कर्टन में मान लो अननेसेसरी होता क्या, ऑपरेटर बार बार कर्टन के अंदर जाता है, देखता है कि क्या हो रहा है, देख ले कितना काउंट हुआ। मान लो ये फीलिंग मशीन है, मान लो यहाँ पे उसका पीएलसी लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो अननेसेसरी जरूरत भी नहीं है, फिर भी ऑपरेटर बार बार जा रहा है, देख रहा है, अरे कितना हुआ, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, तो दैट कैन बी अवॉइडेड। तो दीज आर द थिंग्स which generally we think that this don't disturb to my process, but हमें लगता है कि ऐसा होगा नहीं, बट इट विल डेफिनेटली इट विल करता है, ये इम्पैक्ट करता है। अल्टीमेटली क्या होगा फिर आपका बैच फेलियर में, फिर जब आप स्टेबिलिटी चार्ज करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ वहां पे, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड काउंट आ गए। तो बेसिकली जो मैन पावर का बिहेवियर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें मतलब कंसिडरेशन में रखनी चाहिए, राइट। ये हो गया बेसिकली आपका बिहेवियर्स। अच्छा, बेसिकली इसमें एक और चीज है फ्रेंड्स, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा उसका वो 2 लाइन में समझाता हूँ बेसिकली क्या मैं बोलने वाला हूँ, कि जब भी कोई नया मैन पावर एसेप्टिक एरिया में जाएगा ना तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, पता ही होगा, जिसको हम गाउनिंग क्वालिफिकेशन बोलते हैं, राइट। डेफिनेटली जो एंट्री एग्जिट हम करते हैं, राइट, तो एंट्री एग्जिट में बेसिकली कैसे कैसे एंट्री करना है, सबसे पहले जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस के जो भी आपके मतलब गारमेंट्स है, उसको फिर आपको मतलब निकालना है, अनवेयर करके फिर आपको उसको पर्सनल जो आपका लॉकर है वहां डालना है, फिर आपका वहां पे ट्रैकी मैट रहता है, ठीक है, उस पर आपको अपने फुट को ऐसे रखना है, ठीक है, फुट रखोगे तो फुट आपका डिडस्ट होगा, फ्री फ्रॉम डस्ट होगा। फिर आपका जब चेंज रूम 2 में जाओगे तो चेंज रूम 2 के गेट पे आपको 2.5% डिटॉल कंसंट्रेशन का आपको यहाँ पे वो मिलेगा, आपको लिक्विड मिलेगा, ठीक है, 2.5 मिनट डिटॉल से पूरा डिप किया हुआ, पूरा यहाँ पे मॉप रखा रहेगा, और फिर उस मॉप पे आप अपने फिट को रखोगे। तो सबसे पहले आपका टैकी मेथड डस्ट फ्री फ्रॉम डस्ट हुआ, यहाँ पे आपका सैनिटाइज हो गया आपका। फिर आपको चेंज रूम 2 में जाना है, फिर आपको सबसे पहले आपको मतलब प्राइमरी गारमेंट निकालने हैं, प्राइमरी गारमेंट में सबसे पहले आपको ग्लव्स निकालने हैं, फिर आपको जो भी आपके पहले आपको प्राइमरी ग्लव्स पहनने हैं, राइट। फिर आपको मतलब अपने प्राइमरी गारमेंट लाइक आपके प्राइमरी ट्राउजर हो गए, फिर आपके एप्रन हो गए, फिर आपका हुडीज हो गया अगर है तो, अगर आपके एसओपी में है तो, फिर वहां से आपको चेंज रूम 3rd में जाना है, फिर आपको सेकेंडरी गाउन पहनने हैं, सेकेंडरी गाउन से पहले में आपको सेकेंडरी क्लब, फिर सेकेंडरी गाउन पहनने के बाद बूटीज, हेड गियर, ठीक है, और आपके ट्राउजर वगैरह पहन के फिर आपको मिरर में देखना है, ठीक है, फिर आपको फिर ग्लव्स डालनी है, ग्लव्स डालने के बाद फिर आपको गॉगल्स पहनने हैं, फिर अपने आपको देखना है मिरर में, फिर आपको जब बफर में एंटर करना है, राइट। ये आपका जनरल प्रैक्टिस होती है। तो बेसिकली इन सारे प्रोसीजर को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है जो कि हम करते हैं ड्यूरिंग गाउनिंग क्वालिफिकेशन, राइट। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, गाउनिंग क्वालिफिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही थोड़ा सा वास्ट है, तो इसको मैं अलग सेशन में रखूंगा। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि गाउनिंग क्वालिफिकेशन से ही हम ये माइक्रोबालिस जो हमारे गाउनिंग अलग अलग कंपनियों में गाउनिंग क्वालिफिकेशन की टीम होती है जो कि अलग अलग मेंबर से बनी होते हैं, कुछ क्यूए के मेंबर होते हैं, कुछ माइक्रो के मेंबर होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे इस इंटायर ऑपरेशन को, जब भी कोई नया मेंबर इंट्रोड्यूस होता है हमारे एसेप्टिक प्लांट में, तो उसकी गाउनिंग क्वालिफिकेशन होती है। गाउनिंग क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही उसमें अलग अलग आपकी पीआई होती है, पर्सन मॉनिटरिंग पीएम होता है, फिर आपका उसमें फिंगर डैब वगैरह भी है, बहुत सारे मेथड हैं, मतलब पाम वगैरह सैंपल वगैरह अलग अलग बॉडी लोकेशन सैंपल लेते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको गाउनिंग क्वालिफिकेशन, राइट, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये आपका गाउनिंग क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। इस गाउनिंग क्वालिफिकेशन से ही जब सक्सेसफुल गाउनिंग क्वालिफिकेशन किसी नए मैन पावर का हुआ, उसके बाद ही जब तक वो सेटिस्फैक्टरी उसका सर्टिफिकेट नहीं आता, जब तक कि उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक वो पर्सन एलिजिबल नहीं है ऑफिशियली टू वर्क इनसाइड द एसेप्टिक एरिया, राइट। ये सब चीजें हैं। तो फ्रेंड आज हम मतलब यहीं पे बिहेवियर का यहीं पे खत्म करते हैं। सो फ्रेंड आज के फ्रेंड में हमने क्लीनिंग एंड
बिहेवियर, जो ये जो अलग अलग की फैक्टर्स हैं जो कि मेरे एसेप्टिक ऑपरेशन को इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम जो अगला पार्ट बनाएंगे उसमें जो हमारा प्रोसेस है, बेसिकली आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी बोलते जो कि सपोर्ट करता है, प्राइमरी प्रोसेस बोले तो लाइक आपका वॉशिंग में जो आपके वॉशिंग एक्टिविटी हो रही है, यूनिट प्रिपरेशन हो रहा है, स्टरलाइजेशन हो रहा है, डिपारेशन हो रहा है, राइट, ये सब एक्टिविटी हो गई। एंड आपका उसके बाद से आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर आपका क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वगैरह जहाँ पे आपकी बैच प्रिपरेशन होती है, उसके बाद फिर आपका एसेप्टिक एरम जो होता है, आपका फिलिंग सीलिंग ये सब जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो बेसिकली ये प्रोसेस जो आपका जो अगला फैक्टर है प्रोसेस, जो कि मेरे एसेप्टिक ऑपरेशन को इंपैक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, वो एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो अगले पार्ट में जो कि फाइनल पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो फ्रेंड यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।